नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े डिप्लोमेटिक मिशन की। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रधानमंत्री मोदी का खास संदेश लेकर रूस गए हैं। आज उन्होंने मॉस्को में प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। मोदी ने अपना स्पेशल मैसेज लेकर एनएसए अजित डोवल को चाइना भेजा है। डोवल बीजिंग में चीन के बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल 200 उद्योगपतियों के डेलीगेशन के साथ इस समय जापान में हैं और फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल से 8 दिन के कनाडा और अमेरिका के दौरे पर जाएंगी। G20 के बड़े नेताओं और उद्योगपतियों से मिलेंगी। अब सवाल है कि अचानक सरकार ने वर्ल्ड रीच आउट प्रोग्राम क्यों शुरू किया? इसके पीछे मकसद क्या है? एस जयशंकर ने आज पुतिन को मोदी का क्या मैसेज दिया? अजित डोवल की चीन के नेताओं से क्या बात हुई? क्या शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे? क्या दिल्ली में पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मोदी की मुलाकात होगी? पीयूष गोयल इतना बड़ा बिजनेस डेलीगेशन लेकर जापान क्यों गए? और निर्मला सीतारमण को ऐसे मौके पर अमेरिका क्यों भेजा जा रहा है? ये सब मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। शुरुआत करते हैं एस जयशंकर के रूस के दौरे से। आज मॉस्को में एस जयशंकर ने प्रेसिडेंट पुतिन से मुलाकात की। क्रेमलिन में पुतिन ने विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। पुतिन का ब्रिक्स मीटिंग के लिए अगले महीने भारत आना तय है। वो एक साल में दूसरी बार भारत आ रहे हैं। इससे पहले दिसंबर 2025 में पुतिन भारत आए थे और उस वक्त दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर बड़े समझौते हुए थे। रूस और चीन ने अगले 4 साल में आपसी व्यापार को 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। इसके साथ साथ भारत के साथ भी रूस का व्यापार लगातार बढ़ रहा है। भारत अब रूस से तेल खरीदने वाला दूसरा सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। जयशंकर का रूस और अजित डोवल का चीन दौरा विदेश नीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो पीयूष गोयल का जापान और निर्मला सीतारमण का कनाडा और अमेरिका का दौरा भारत को इकोनॉमिक फ्रंट पर मजबूत करेगा। इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस सेमीकंडक्टर और चिप मैन्युफैक्चरिंग पर है। नरेंद्र मोदी भारत में इन दोनों सेक्टर्स का विकास चाहते हैं। इसलिए जापान में पीयूष गोयल का सबसे ज्यादा जोर चिप और सेमीकंडक्टर सेक्टर पर ही रहेगा। पीयूष गोयल जापान की 4 दिन की यात्रा पर हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण कल से 8 दिन के लिए दौरे पर कनाडा और अमेरिका जाएगी। कनाडा में वहां के फाइनेंस और रेवेन्यू मिनिस्टर से मिलेंगी। भारत और कनाडा के बीच हाल के महीनों में एनर्जी, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सप्लाई चेन में सहयोग की संभावनाओं पर बात हुई है। अब बात योगी आदित्यनाथ की। योगी ने आज उस विषय पर बात की जिस पर राजनीति तो बहुत होती है, लेकिन नेता साफ साफ बात करने से डरते हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ मनुस्मृति पर खुलकर बोले। योगी आज रायबरेली में थे। रायबरेली राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। राहुल गांधी आजकल घूम घूम कर नौजवानों के साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। पुणे में उन्होंने अपने कार्यक्रम में मनुस्मृति का जिक्र किया था और महिलाओं से मनुस्मृति की गुलामी वाली मानसिकता की जंजीर तोड़ने का आह्वान किया। आज योगी ने रायबरेली में राहुल को करारा जवाब दिया। योगी ने कहा कि मनुस्मृति पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। इसमें जो गलत बातें हैं वो बतानी चाहिए, लेकिन जो अच्छी बातें कही गई हैं उनकी भी अनदेखी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद योगी ने एक और ऐसी बात कह दी जिससे कांग्रेस के नेताओं को मिर्ची लगी। योगी ने यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय के अयोध्या दौरे का जिक्र किया और कहा कि कांग्रेसियों का चरित्र दोगलेपन से भरा है। आजकल कांग्रेस के नेता राम राम चिल्ला रहे हैं, अयोध्या में आकर भगवान के दर्शन का नाटक करते हैं, इसके बाद मछली भात की पार्टी करते हैं। योगी ने कहा कि कांग्रेस ने बेशर्मी की सारी हदें लांघ दी। आस्था के स्थल पर मछली का भोजन किसी को शोभा नहीं देता। प्रभु राम से करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी है, लेकिन कांग्रेस को इन सब से कोई लेना देना नहीं है। कल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा। हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं। ये राम राम चिल्लाते हैं
बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अब बिहार की बात करते हैं। आज बिहार से चौंकाने वाली तस्वीरें आई। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर निशांत कुमार सीतामढ़ी में सरकारी हॉस्पिटल का इंस्पेक्शन करने पहुंचे। हॉस्पिटल के डॉक्टर्स के सामने मरीजों के रिश्तेदारों ने मंत्री महोदय को बताया कि सरकारी हॉस्पिटल में दलालों का नेटवर्क कैसे काम करता है, कैसे मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल से प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों से इलाज के नाम पर वसूली होती है और इसमें दलाल का हिस्सा भी तय होता है। बिहार के हेल्थ मिनिस्टर जब सीतामढ़ी के सदर हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां न तो डॉक्टर थे, न नर्सिंग स्टाफ था। जिन लोगों की ड्यूटी थी उनमें से ज्यादातर गायब थे। हॉस्पिटल में न दवाएं थी, न साफ सफाई, पीने के पानी तक का इंतजाम नहीं था। बिहार से ही आज एक और इंटरेस्टिंग खबर आई। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम कंट्रोलर को एक मुहावरा कहना भारी पड़ गया। उन्होंने अपने बयान के लिए माफी मांगी, फिर भी उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। दरअसल पटना के गर्दनी बाग में बीपीएससी TRE-4 एग्जाम को लेकर स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। छात्रों की मांग है कि बीपीएससी का एग्जाम एक बार में लिया जाए, प्री और मेंस नहीं होने चाहिए, एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था भी खत्म की जाए। इन्हीं मांगों पर सरकार का पक्ष रखने के लिए बीपीएससी के एग्जाम कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह कैमरों के सामने आए। छात्रों के प्रोटेस्ट का असर पूरे देश में दिखाई दे रहा है। सभी राज्य सरकारें एग्जाम सिस्टम को फुल प्रूफ और ट्रांसपेरेंट बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन गड़बड़ी करने वाले भी चीटिंग के नए नए तरीके खोज रहे हैं। आज ही यूपीएसटीएफ ने एक ऐसे शख्स को अरेस्ट किया जो यूपीएसएससी के एग्जाम में चीटिंग कराने की कोशिश कर रहा था। लखनऊ के दयानंद कन्या इंटर कॉलेज में परीक्षा दे रहे ब्रजेश यादव को हाईटेक तरीके से नकल करते हुए गिरफ्तार किया गया। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में आजकल ऑटो टैक्सी के ड्राइवर्स के मराठी ज्ञान का ऑन स्पॉट टेस्ट हो रहा है। इससे ऑटो ड्राइवर्स खासे परेशान हैं। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है और ये मुद्दा सियासी भी है। जो उत्तर भारतीय लोग 40-40 साल मुंबई या महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, उनका कहना है कि बुढ़ापे में दूसरी भाषा सीखना मुश्किल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मराठी की क्लास अटेंड करेंगे तो ऑटो कब चलाएंगे, परिवार का पेट कैसे भरेगा। ड्राइवर्स ने कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। ड्राइवर्स की डिमांड है कि सरकार उन्हें कम से कम 3 से 6 महीने का टाइम दे। इतनी जल्दबाजी में यह फैसला लागू करना उनके रोजगार को खत्म करने जैसा है। बस तक 6 महीना का समय और दीजिए, इतने में हम लोग मराठी समझ जाएंगे। नहीं तो आपको जो इच्छा हो आप करना। अभी 1 महीने में कैसे सीख लेगा? बनिया की दुकान है क्या? खाने का बने चीज नहीं है। आज लखनऊ से भी इंटरेस्टिंग खबर आई। लखनऊ में नगर निगम ने आज भैंसों की नीलामी की। 1.5 लाख की भैंस 30,000 रुपए में बिक गई। 243 भैंसें कुल 58,89,000 रुपए में बिकी। जिन भैंसों को ऑक्शन किया गया वो सब लखनऊ के पारा इलाके में चल रही गैर कानूनी डेयरियों से जब्त की गई थी। जब नगर निगम अफसरों ने पुलिस की टीम के साथ इस इलाके में रेड की तो पुलिस पर हमला किया गया। नगर निगम की गाड़ियां तोड़ी गईं और इसके बाद नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया। पुलिस पर हमला करने वालों को जेल भेजा और 243 भैंसें जब्त कर ली। इस वक्त देश के 25 राज्यों में जबरदस्त बारिश हो रही है। आज दिल्ली एनसीआर में भी भारी बारिश हुई। इससे दिल्ली के लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन वाटर लॉगिंग की वजह से मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा। दिल्ली के संगम विहार और सुभाष रोड जैसे इलाकों में 3-3 फीट पानी भर गया। स्कूल बसें और गाड़ियां बारिश के पानी में फंस गईं। ल्यूटेंस डेली, मथुरा रोड, कनॉट प्लेस, भैरू मार्ग और ITO के आसपास लोग कई घंटों तक जाम से जूझते रहे। खराब मौसम की वजह से 3 फ्लाइट्स प्रभावित हुई। 15 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करना पड़ा। 250 से ज़्यादा फ्लाइट्स लेट हो गई। गुरुग्राम के हालात इतने खराब हो गए, सोना रोड पर पानी भरने की वजह से 4 से 5 किलोमीटर लंबा ट्रैफिक जाम लग गया। अब एक अच्छी खबर जो गुजरात के लोगों के लिए है। गुजरात पुलिस को कल 500 नई गाड़ियां मिलेंगी। ये गाड़ियां अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं
और कल गुजरात के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर्ष सांघवी ये 500 नई गाड़ियां पुलिस को सौंप देंगे। इन गाड़ियों का इस्तेमाल पुलिस की इमरजेंसी सर्विसेज में होगा। इन गाड़ियों के शामिल होने के बाद पुलिस के पास कुल 1000 जन रक्षक वाहन हो जाएंगे। गुजरात पुलिस का इमरजेंसी रिस्पांस टाइम 27 मिनट से घटकर 10 मिनट 49 सेकंड पर पहुंच चुका है। अब 500 गाड़ियां शामिल हो जाएंगी तो यह टाइम और कम होगा। गुजरात पुलिस ने इमरजेंसी रिस्पांस के लिए एसओपी लागू किए हैं। नए सिस्टम के तहत थानों की सीमा बहाना नहीं बनेगी। क्राइम स्पॉट के नजदीक 112 इमरजेंसी सर्विस की जो गाड़ी मौजूद रहेगी, सूचना मिलते ही वो तुरंत रवाना होगी।